हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 15 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, आज की ये न्यूज़ वगैरह डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, क्योंकि देखो कमेंट सेक्शन के अंदर ना बहुत सभी स्टूडेंट्स कुछ कुछ बोल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर वीडियो और बड़ी करो, कुछ और आर्टिकल लेकर आओ, कुछ कह रहे हैं कि सर वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है ना, थोड़ा कल का आई थिंक आधे घंटे का वीडियो हो गया था तो उसको छोटा करो। देखो, मैं आपको सिंपल चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मैं अगर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका प्रीलिम्स अच्छा हो। समझ रहे हो? आपको आपके प्रीलिम्स क्लियर करने की जितनी चिंता है ना, उससे कई गुना चिंता मुझे आपके प्रीलिम्स क्लियर होने की है। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मैं आपके लिए ही चीज़ें कर रहा हूँ। रीज़न क्या है देखो, वीडियो लंबी क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े डिस्कस करने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। प्लस इसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या है, हमने मैप प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है आपके प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है? ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है। इसलिए मुझे लगा कि आपके लिए शायद ये ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने इन दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी नॉलेज बढ़े, नहीं। कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, कुछ क्या कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो चीज़ें भी डिस्कस करी जाती हैं, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी होती है। अगर किसी को लगता है कि सर वीडियो लंबी है और नहीं है, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, आपके यूट्यूब के अंदर ना एक ऑप्शन होता है, दैट इज़ कि आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्किप कर देना जहाँ पे आ रहा है। ठीक है? जहाँ मैप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसको स्किप कर दो। तो क्या होगा, अगर 25 मिनट की वीडियो है ना, तो 5-6 मिनट आपके साइड हो जाएँगे। तो वही जो 17-18 मिनट नियरली लगते थे प्रीलिम बूस्टर डिस्कशन के, वो उतने में हो जाएगा। तो प्लीज़, अगर कुछ ऐसा किसी को लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है, आपके पास ऑप्शन है, आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को हटा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मैप प्रैक्टिस या जो ट्रू फॉल्स डिस्कस करते हैं, वो आपके हाथ में है। मैं उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप वैसा कर लो। ठीक है? बट अदरवाइज़ आई बिलीव, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप इनको 3 महीने जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं आता बस चीज़ों को फॉलो करते हो, आप खुद देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना फ़ायदा हुआ, कितना जो मैप प्रैक्टिस है उसका फ़ायदा होता है। फिर मुझे आके बताना, फिर कमेंट करना, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा तब। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। एक देखो, पहले बिफोर दैट मैप प्रैक्टिस पे आते हैं। कल हमने ब्लैक सी मैंने आपको दिया था, आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया है। देखो, पहली बात तो ये समझो, जो ब्लैक सी है ना, ये पूरा साल न्यूज़ में रहा है। क्यों रहा है सर न्यूज़ में? देखो, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है ना, तो इस एरिया के आसपास हुआ है। सर वो कैसे? देखो, ये वाली जो कंट्री है ना इस साइड पे ब्लैक सी के, ये कौन सी है? ये दरअसल में रशिया की ही बात हो रही है। ओके सर। और ये जो ऊपर वाली साइड है, दिस इज व्हाट? दिस इज यूक्रेन। ये सुन रहे थे ना हम, ओडिशा सिटी बार बार आ रहा था, जब याद करो पिछले साल की बात। ये सी ऑफ एजोव, ठीक है ना, ये भी बहुत न्यूज में रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इस एरिया का अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आप ब्लैक सी इधर आ गया, तो ब्लैक सी के यहाँ पे देखो बीच में क्या आता है, इस्तांबुल। और इस साइड हमारे पास एजियन सी आता है, फिर आगे जाके आपका मेडिटेरियन सी आ जाता है। तो यहाँ पर ना यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो एक साइड पे ब्लैक सी को टच करती है और दूसरी साइड उसको गो थ्रू करते हुए मेडिटेरियन सी आता है। तो वो कौन सी है? वो एक्चुअली में टर्की की बात कर रही है, इस्तांबुल सिटी की बात कर रही है। यहाँ बीच में आपको एक सी ऑफ मरमरा भी देखने को मिल जाएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ी सी ये लोकेशन थी, ये हमने समझी। बाकी सर और कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे? देखो, एक जो मोल्दोवा कंट्री है ना, ध्यान रखना ये टच नहीं कर रहा बॉर्डर। ठीक है, ऐसा मत समझना कि इसका बॉर्डर भी टच है। द आंसर इज नो। और कौन सी कंट्री है सर? ये है रोमेनिया। ठीक है। नीचे वाली साइड आओगे तो आपको बुल्गारिया देखेगा, जो कि ब्लैक सी के साथ अपना बॉर्डर टच करता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो टर्की है। ठीक है। और जो राइट साइड पे हमें देखने को मिलेगा, दैट इज जॉर्जिया। तो टोटल कितनी सर कंट्री हुई जो ब्लैक सी को अपना बॉर्डर टच करती है? द आंसर इज 6। रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बुल्गारिया, टर्की एंड जॉर्जिया। अब आप में से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं। हमने पहले देखो मैप रीडिंग करी है, मैप को समझा है। ये देखो, इस ये वाला एरिया हमने समझा है। ठीक है। अब हम ट्रिक की तरफ जा सकते हैं। तो ट्रिक आप में से कुछ लोगों ने जो सजेस्ट करी है, वो है BURG, ये क्या हो गया सर? बर्गर टी। ध्यान रखना, ई स्मॉल है यहाँ पे। तो कहने का मीनिंग क्या? बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया कह लो या रोमानिया कह लो, जी से जॉर्जिया, ये सेकंड आर रशिया रोमानिया का जो दूसरा था वो हो गया, एंड टी है टर्की। बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया एंड टर्की। तो ये हो गया हमारा ब्लैक सी, हमने अच्छे से समझ लिया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि अफगानिस्तान किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर टच करता है, जरा मुझे बताना। एक बात यहां पे नोटिस करो, अफगानिस्तान क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका सी के साथ इधर एक्सेस नहीं है, वो नीचे जाके आता है। तो एक ध्यान में रखना है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, साउथ सेंट्रल एशिया के साथ, मतलब साउथ सेंट्रल एशिया में ये लोकेटेड देखने को मिलता है। अब एक कंट्री तो मैंने आपको बता दी, वो है हमारा प्यारा भारत।
इंडिया बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान के साथ। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर क्या इंडिया का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ या नहीं। द आंसर इज यस है। एक्चुअल में है क्या ना, जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पीओके वाला एरिया है, उसका छोटा सा बॉर्डर है, वो टच होता है अफगानिस्तान के साथ। पर अगर कोई आपसे पूछे क्या अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है इंडिया के साथ, तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि पीओके भी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी की जो कंट्रीज कौन सी हैं जिसके साथ अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है, ये आप मुझे बताओगे। सर इसके पीछे का कारण क्या है? देखो इसके पीछे का कारण ये है, आप देख सकते हो यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर टच करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, मैं बिल्कुल उसका आपको कोरिलेशन दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, मार्क्स के साथ आपका कोरिलेशन मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो कल इसको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या है। और ये जो बाकी 6 की 6 कंट्रीज मैंने आपको दिखाई, आप इनका भी मुझे बताओगे कौन सी कंट्री है टच करती है, कौन सी नहीं करती। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक देखो, सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की सबसे इंपॉर्टेंट एक न्यूज थी, दैट इज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसी तरह से इमैनुअल मैक्रोन हो गए फ्रांस के, और जो बाइडन जो कि यूएस के हैं। इन्होंने क्या अनाउंस किया है, जो हमारी कंपनी है ना एयर इंडिया, ठीक है ना, जो कि अब कौन ओन करता है, पहले गवर्नमेंट ओन करती थी, अब इसको टाटा समूह जो टाटा ग्रुप होता है उसके द्वारा ओनरशिप आ चुकी है। द आंसर इज यस। तो 470 जो एयरबस और बोइंग के प्लेन्स हैं, वो किसको मिलने जा रहे हैं, वो एयर इंडिया को मिलने जा रहे हैं। कहने का पॉइंट क्या है, एक तरह की डील हुई है जहां पर एयर इंडिया को ये 470 ये प्लेन्स मिलेंगे। अब देखो सर दे कौन रहा है इनको प्लेन्स, देखो दो कंपनीज हैं सर। कौन सी दो कंपनीज? एक है एयरबस, ठीक है यहाँ लिखा होगा, ये एक है एयरबस, दूसरा है बोइंग। ये इतनी बड़ी कंपनीज है ना, ये क्या करती क्या है, ये मैन्युफैक्चर करती हैं सर ये चीजें, ठीक है। और दुनिया की ना ये सबसे बड़ी दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बोइंग और एयरबस। तो होता क्या है सर, फ्रांस और ये बीच में क्यों आ रहे हैं यूएस वाले? दरअसल में क्या है, जो बोइंग की बात करो ना, बोइंग कंपनी की, बोइंग कंपनी एक्चुअल में अमेरिका एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ एयरबस की, तो एयरबस सर कहाँ से है, एयरबस एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है। तो इसलिए हमें इस तरह से आप देख सकते हो कि फ्रांस और यूएस यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। अब जब मैं देखो, मैं एक्चुअल में टॉपिक लेकर क्यों आया हूँ, लेकर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ कि मोनोपोली क्या होती है और डुओपोली क्या होती है। देखो जब मैं बात करता हूँ मोनोपोली की, मोनो का मतलब होता है वन, डुओ का मतलब होता है दो। तो जब बात हो रही है मोनोपोली की, इसका मीनिंग है सिंगल सेलर, मतलब एक ही सेलर है। डुओपोली के अंदर दो सेलर होते हैं। ओलिगोपोली भी एक वर्ड होता है इसी तरह से, उसमें क्या होता है, फ्यू सेलर्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप खुद सोचो कि किसी जगह पे अगर मोनोपोली है, मान लो आपके गांव के अंदर ही, आप एक गांव के अंदर रहते हो और वहां सिर्फ एक ही किराने की दुकान है, तो जो भी किराने की दुकान वाला बंदा जो होगा ना, वो जितना भी रेट चार्ज करेगा आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार और कहीं से मैं खरीद नहीं सकता, ठीक है ना। तो मोनोपोली के अंदर क्या होता है ना, जो सेलर होता है उसको बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे वो अपने हिसाब से मनमर्जी के हिसाब से अपने प्राइस को कोट कर सकता है। वैसे जब मैं बात करता हूँ डुओपोली की, तो वहां पे दो सेलर्स होते हैं, और लिगोपोली के अंदर फ्यू सेलर होते हैं। तो यहाँ पर भी ना सिचुएशन थोड़ी ऐसी ही रहती है। मतलब ये जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, तो बोइंग एंड एयरबस, दीज आर द टू सो बिगेस्ट मतलब कंपनीज इस फील्ड के अंदर, कि बाकी और कंपनीज हार्डली यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो ध्यान रखना सर, ये 470 जो है, इसमें से 250 हमें एयरक्राफ्ट मिलेंगे कहाँ से, एयरबस से, 220 मिलेंगे बोइंग से, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कंट्रीज, इंडिया, यूएस और जो फ्रांस है, इनके बीच में आपस में रिलेशन इंप्रूव होंगे, इनकी पार्टनरशिप इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ इकोनॉमिक जो डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लैंडमार्क अचीवमेंट बात करी है, उसी तरह से फ्रांस के भी जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने भी ये बात करी है। तो ये बातें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। देखो अगर आप पिछले कुछ महीनों से ना थोड़ा न्यूज को फॉलो कर रहे हो, तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, बहुत बार बार चर्चा हुई है कि हमें क्या हिस्ट्री को दोबारा लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। काफी सारे लोगों ने ना, काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इस तरह के बयान दिए हैं कि हिस्ट्री गलत तरह से लिखी गई है, हिस्ट्री को ठीक करो, ठीक है। इनफैक्ट मुझे याद है कि अराउंड एक महीना पहले ना मैंने आपके साथ एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, मतलब एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर, उसमें डिस्कशन करी थी कि हिस्ट्री को क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, वो सारी बातें। तो यहाँ पर जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, ठीक है, दरअसल में जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उन्होंने बोला है जो आईसीएचआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये हिस्ट्री को रीराइट नहीं करने वाला, हम हिस्ट्री को दोबारा नहीं लिखने वाले, पर कुछ गैप्स हैं उनको हम फिल करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री बुक्स का पार्ट नहीं है। सर मीनिंग समझ नहीं आया? देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है कि मान लो ना कोई चीज इवेंट हुआ, मान लो आप मान के चलो 1922 में, आप जानते हो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ,
अब कोई इंसान बोल देगा कि नहीं यार ये इंसिडेंट ठीक नहीं था, इसको हटा दो, ठीक है ना, या फिर एक काम करते हैं कि इसको इसको किसी और तरह से इंटरप्रेट कर दो, कुछ और लिख दो। इसको बोलते हैं हिस्ट्री को रीराइट करना, कि आपने हिस्ट्री में से कुछ चीजें हटा दी, बहुत सारी चीजें करना। पर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ये काम नहीं करने वाला, हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं, मतलब एज इन ना हिस्ट्री को रीराइट नहीं करने वाला। पर कुछ गैप आ गए हैं। गैप कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ना लोगों ने भी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, या ऊपर से उनकी ना हिस्ट्री भी काफी ज्यादा रिच है। जैसे जो लचित बोरफुकान जी हैं, ठीक है, इन्होंने, और जो होम किंगडम हो गया, इनके बारे में लोग ज्यादा जानते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इनके ये क्या है, हमारी हिस्ट्री के अंदर गैप है ना। आप में से भी बहुत कम लोग हैं, मुझे पता है, जो इसके बारे में नहीं जानते। ऊपर से जो हमारी इंडियन वुमेन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा खासा रोल प्ले किया है, ठीक है। तो वो भी हमारे यहाँ पे एक तरह से क्या है कि गैप है। तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज, कुछ ऐसे इवेंट शायद मिस हो गए हैं हमारी हिस्ट्री के बुक्स के अंदर। तो उनको हम गैप्स को फिल करने वाले हैं, हम हिस्ट्री को दोबारा लिखने नहीं वाले। आई बात समझ में? तो ये होता है गैप्स को फिल करना एज कम्पेयर टू रीराइटिंग हिस्ट्री। अब यहाँ पर आईसीएचआर की बात हुई है, जिसने ये बात करी है कि हम नहीं लिखने वाले, रीराइट नहीं करने वाले, पर गैप फिल करेंगे। तो आईसीएचआर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। अंडर कौन सी मिनिस्ट्री? दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ध्यान से समझना, ठीक है, कल्चर मत लिख के आना, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये एस्टेब्लिश हुई थी 1972 के अंदर। एक वर्किंग ग्रुप था, उसने रिकमेंड किया था, एंड अकॉर्डिंगली 1972 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। इसको देखो अलग अलग ग्रांट्स मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा, इन अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, कुछ प्राइवेट लोग भी इनको डोनेट करते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो पब्लिकेशन होती है, उनका जो सेलिंग होती है, वहां से भी इनको कुछ ना कुछ कमाई होती रहती है। तो उस तरह से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके साथ ही आईसीएचआर बेस्ड है हमारा दिल्ली के अंदर, पर अलग अलग इसके रीजनल सेंटर भी है, जैसे पुणे में हो गया, गुवाहाटी में हो गया, एंड बैंगलोर में भी इसके हेडक्वार्टर, मतलब रीजनल सेंटर देखने को मिल जाते हैं। काम क्या है? काम यही है, हिस्टोरिकल रिसर्च को थोड़ा प्रमोट किया जाए, कुछ डायरेक्शन दी जाए कैसे करना है, साइंटिफिक रीराइटिंग करनी हो हिस्ट्री की, तो ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, उनके बारे में ये काम करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स भी देख सकते हो, ठीक है ना। वही सारी चीजें हैं कि हिस्ट्री कैसे लिखनी है, हमारे कल्चर और नेशनल हेरिटेज को कैसे हम हाईलाइट करें, हिस्टोरिकल रिसर्च किस डायरेक्शन में हो रही है, कुछ एरियाज निगलेक्ट तो नहीं हो गए, जैसे अभी बात करी ना, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया थोड़ा निगलेक्ट हो गया है, तो उसकी हिस्ट्री को थोड़ा देखें, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को थोड़ा असिस्टेंस दे, रिसर्च के अंदर हो, टेक्निकल असिस्टेंस हो गया, सेंटर्स को डेवलप करना, एंड इसी तरह से बेसिकली रिसर्च की फील्ड कैसे काम करेगी, वो सारी बातें। इसकी तरह से किसी ने मान लो रिसर्च लिखी है, फिर उसको प्रमोट करना कि दुनिया की जो रिसर्च जर्नल्स होती हैं, जो पीरियोडिकल्स होते हैं, उनके अंदर पब्लिश करना, तो ये भी थोड़ा उसमें असिस्ट करती है। इसके अलावा कुछ हो सकता है, स्कॉलरशिप हो गया, फेलोशिप्स किसी को देनी हो हिस्टोरिकल रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो भी यहाँ पर दी जा सकती हैं। तो इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज इनके द्वारा कोऑर्डिनेट करी जाती हैं। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डीलिमिटेशन कमीशन। देखो दरअसल में हुआ क्या है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरअसल में एक मुद्दा गया था। मुद्दा ये था ना कि एक्चुअल में क्या है कि डीलिमिटेशन में आपको समझाऊंगा, पर आप इतना समझो कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया की ना डीलिमिटेशन हो रही है, वो चीज ना सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। क्यों चली गई? क्योंकि दरअसल में जो डीलिमिटेशन हो रही है, वो किस एक्ट के अंदर हो रही है? जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आप जानते हो ना, 5 अगस्त 2019 को हमने जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया था, फिर बाद में जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बनी, और जो लद्दाख है वो अलग यूटी बनी। अब ये वाला जो मुद्दा है ना, कि क्या ये कर सकती है हमारी पार्लियामेंट, कर सकती है या नहीं कर सकती, ये मुद्दा अभी सब जुडिस है। मतलब ये मुद्दा अभी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया है कि वो कर सकती है या नहीं कर सकती। तो फिर डीलिमिटेशन कैसे हो रही है सर? ये वाली चीज को चैलेंज करते हुए हमारे कुछ लोग थे, वो चले गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो मुद्दे को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बात इनेबल करता है पार्लियामेंट को कि वो नई स्टेट्स बना सकती हैं, यूटीज बना सकती हैं। तो केस तो सर ये होगा कि अच्छा ये बात चल रही है, तो वो तो समझ आ गया। पर डीलिमिटेशन का मीनिंग क्या होता है सर, ये तो बताओ। देखो डीलिमिटेशन का मीनिंग बहुत सिंपल है। आप सोचो, हमारा ना एक चीज होती है, वन पर्सन वन वोट, या फिर वन वैल्यू कह लो, वन वैल्यू भी इसके साथ ही ऐड कर लो। अब आप खुद सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मैंने किसी बंदे को वोट किया, तो मेरे वोट की अलग वैल्यू, किसी और पर्सन ने किसी को वोट किया, उसकी अलग वैल्यू। क्यों हो रहा है सर ऐसा? देखो आप खुद सोचो, मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें से 10,000 लोग रहते हैं यहाँ पे, और वो एक बंदे को चुनते हैं। वेयर हो सकता है किसी और जगह पे एक ही एरिया के अंदर 50,000 लोग रह रहे हो, और वो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। तो ये तो गलत हुई ना बात, मेरे वोट की अलग वैल्यू, इसके वोट की अलग वैल्यू।
तो हमारे यहाँ ना टाइम टू टाइम क्या होता है, डीलिमिटेशन होता है। उसके बेसिस पे क्या होता है, हम इन कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हैं कि अच्छा इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम मतलब उनमें हम चेंजेस करते रहते हैं, उनकी बाउंड्रीज और उनकी लिमिट्स को हम रीड्रॉ करते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है कि कहाँ पे उसकी लिमिट होगी, कहाँ पे बाउंड्री होगी। क्यों? ताकि हम कोशिश कर पाए कि जितनी लगभग मेरे वोट की वैल्यू है उसी के आसपास उसके बंदे की वोट की वैल्यू हो। ऐसा ना हो कि एक जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, और जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वो एक रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल खराब हो जाएगा, तो इसलिए हमें डीलिमिटेशन करना पड़ता है। सर ये बात तो चलो समझिए। अब देखने वाली बात यह है कि सर ये डीलिमिटेशन को किया कैसे जाता है। देखो, डीलिमिटेशन को करने के लिए ना एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है अंडर द एक्ट डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ठीक है, तो एक तरह से आप इसको देख सकते हो। इसमें होगा क्या, लोकसभा या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उनको हम रीड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से इस चीज को इंश्योर कर पाए। अब देखो, डीलिमिटेशन दरअसल में ना इंडिया में 4 बार हुआ है, 1952 के अंदर, 63, 73 और 2002। वैसे तो अक्सर ये बात करी जाती है कि हर सेंसस के बाद इसको करना चाहिए, पर आप खुद सोचो, हमारे यहाँ पे ना कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे सदर्न इंडिया की स्टेट्स हैं, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने पॉपुलेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। हमारी कोशिश है ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, एक्चुअली काफी सालों से चलती आ रही है। तो उस कोशिश में ना साउथ इंडिया, जो सदर्न इंडिया है, वो काफी सक्सेसफुल रहा। वेयर एज नदर्न इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं जो इतना अच्छा काम नहीं कर पाई हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के अंदर। आप खुद सोचो, अगर हमने नदर्न इंडिया को इस चीज का बेनिफिट दे दिया कि अच्छा आपके यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये लो आपकी सीटें भी ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर, वेयर एज सदर्न इंडिया के कि आपकी पॉपुलेशन कम है तो आपकी सीटें भी कम। तो एक तरह से ऐसा नहीं हुआ कि हमने सदर्न इंडिया को पिनलाइज कर दिया, इनको पेनल्टी दे दी। हमने इनको बोला था पॉपुलेशन कंट्रोल करो, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, उसका इनको नुकसान हो गया क्योंकि इनको पार्लियामेंट में उतनी सीटें नहीं मिली। वेरस नदर्न इंडिया को बोला गया था कि आप पॉपुलेशन को मैनेज करो, इन्होंने मैनेज नहीं करी, पर इनको तो बेनिफिट दे दिया कि आपकी सीटें बढ़ा दी पार्लियामेंट के अंदर। तो इस वजह से ना हमने एक्चुअल में हर बार हम डिलिमिटेशन नहीं करते आफ्टर एवरी सेंसस, हमने सिर्फ 4 ही बार किया है, 52, 63, 73 एंड 2002 के अंदर। तो काम यही है कमीशन का कि बॉर्डर को रीड्रॉ करना है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे ना, तो डीलिमिटेशन कमीशन एक बहुत ही हाई पावर बॉडी होती है। क्यों हाई पावर बॉडी है? क्योंकि एक बार इसने जो भी ऑर्डर दे दिया वो लॉ के फोर्स के जैसे है, और इसको कभी भी क्वेश्चन हम नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या इसके ऑर्डर्स को कोर्ट के सामने क्वेश्चन किया जा सकता है। द आंसर इज नो। दरअसल में इसमें होता कौन कौन है, एक इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर। इसके साथ ही हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, या फिर इनके बिहाफ पे इलेक्शन कमिश्नर्स भी हो सकते हैं, प्लस रिस्पेक्टिव जिस स्टेट में हो रही है उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं, प्लस कुछ एमपीज या एमएलएस का भी हेल्प यहाँ पे ली जा सकती है, बट मोस्टली यही लोग होते हैं। तो एक बार इनके ऑर्डर्स आ गए तो उस हिसाब से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक डेट देते हैं, अकॉर्डिंगली ये चीज हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर एक बार कॉपीज इनकी दे दी जाती हैं, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली कोई मॉडिफिकेशन परमिसिबल नहीं होती, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलते हैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 2022 का। यहाँ देखो, एक मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, पहली स्टेटमेंट देखो, यहाँ क्या कह रहा है, सॉरी 2022 का नहीं, आई थिंक 2018 का है, थोड़ा गलत हो गया। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन वाज स्वतंत्रता पार्टी। देखो पढ़ने से ना बहुत टफ लग रहा है, मुझे नहीं पता पहली सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कौन सी थी, मतलब पहली लोकसभा के अंदर, नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। सर ये भी नहीं पता, ये भी बड़ा ही फैक्चुअल, ये तो चले गए। स्टेटमेंट 3 देखो, बट स्टेटमेंट 3 क्या कह रही है, लोकसभा के अंदर अगर एक पार्टी के पास मिनिमम 75 मेंबर नहीं है तो इसको हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसके लीडर को हम नहीं कर सकते। सर ये मुझे पता है, ये मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है हमने? ये पढ़ा है क्या, कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑपोजिशन पार्टी के पास 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब अगर उसके पास 10% सीट्स नहीं है, तब उसको जरूरी नहीं है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना ही बनाना है। तो आप जानते हो लोकसभा में कितनी है, अराउंड 545, 543 भी कह सकते हो, 545 मान के चलते हैं चलो। अगर इसका मान लो अगर हम 10% निकालें तो नियरली वो कितना बनेगा, 54 से 55 मेंबर्स। तो कहने का मीनिंग क्या है, 10% सीट्स की बात करी गई है, कहीं भी 75 मेंबर्स की बात नहीं है। तो 55 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, तब उसको जरूरी नहीं है कि हम उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाएंगे। अगर उससे कम हुआ तो जरूरी नहीं है। तो इस वजह से मुझे इतना पता लग गया कि सर स्टेटमेंट 3 तो पक्का गलत है। और एक बार आप स्टेटमेंट 3 को गलत कर दोगे ना, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। हो सकता था कि आपको स्टेटमेंट 1 के बारे में कोई आइडिया नहीं था,
हो सकता था आपको स्टेटमेंट 2 के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था, पर आपको स्टेटमेंट 3 तो पता था ना कि पक्का गलत है। और यूपीएससी आपको यही चेक कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहला स्टेटमेंट देख के डर गए और सोचा कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, कुछ ना कुछ हिंट पक्का छुआ होगा, और एक बार आप हिंट पकड़ लोगे, आप अपने आंसर तक अच्छा से पहुंच जाओगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्वयं। देखो स्वयं की पहले तो फुल फॉर्म समझो। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देखो स्वयं दरअसल में है क्या, ये तो चलो फुल फॉर्म तो हमने समझ ली। दरअसल में क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जैसे आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हो, जैसे मान लो ओनली एस का ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, अगर मान लो जैसे आप यूट्यूब है, जैसे अब यूट्यूब क्या है, एक तरह से ओपन ऑनलाइन कोर्स ही है हमारा। जैसे हम डेली बेसिस प्रीलिम बूस्टर डिस्कशन करते हैं, ये क्या है, आप कोई भी इंसान इसको देख सकता है, ठीक है ना। उस मतलब कोई भी इंसान एज इन कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकता है, कोई भी इंसान भी देख सकता है। पर जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्वयं की, तो स्वयं भी ना एक हमारे गवर्नमेंट द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल किस लिए, ताकि बच्चों को कोई भी किसी भी तरह का कुछ कोर्स हो ना, वो उसको एक्सेस कर पाए। ऑल्दो क्लासेस का कुछ होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्यों है, ताकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबको मिले, किसी के पास पैसे नहीं भी है उसको भी मिले और अच्छे से एक्सेस कर पाए। तो उस तरह के ये ऑनलाइन कोर्सेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 3 करोड़ से भी ज्यादा एनरोलमेंट हमें देखी है कोर्सेज के रिगार्डिंग, जिन्होंने क्रेडिट्स जनरेट किए हैं। तो काफी अच्छा ये इनिशिएटिव है। तो देख सकते हो आप 2017 में इसको किया गया था, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री होगी यहाँ पे, देखो स्वयं खुद सोचो ना, पढ़ाई से रिलेटेड है। पढ़ाई से कौन सी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले इसका नाम एमएचआरडी हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बाद में हमने इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। तो डिजिटल इंडिया के अंदर प्रोग्राम है, ताकि वेब कोर्सेज के रिगार्डिंग इसकी फ्री एंट्री हो पाए, ठीक है ना। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म, जो मूक होता है उसको हम बोलते हैं इसको, ताकि बच्चों को हम सेल्फ सफिशिएंट बना पाए। इसके साथ ही टीचर और स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, कुछ डाउट्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, आप उनको भी यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट वही है, अच्छे लर्निंग सोर्सेज सभी को मिले। सबसे जो डिसएडवांटेज है उनको भी, डिजिटल डिवाइड को एक तरह से ब्रिज करने की भी कोशिश है, जो डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया उसकी तरफ हम वर्क कर रहे हैं। कहां पर है, एक प्लेटफॉर्म है फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि किसी के द्वारा भी कहीं पर भी कभी भी वो एक्सेस इस चीज को कर सकता है। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो लिखा ना मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओपन का मीनिंग यहाँ पे यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1000 से भी ज्यादा कुछ प्रॉपर फैकल्टी को चूज किया गया था, टीचर्स को चूज किया गया था, जिन्होंने इन कोर्सेज को डिजाइन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज नागरहोल टाइगर रिजर्व। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक बर्ड सर्वे कंडक्ट हुआ है नागरहोल टाइगर रिजर्व के, जहां पर 290 बर्ड स्पीशीज को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। कुछ यहाँ पर माइग्रेटरी स्पीशीज को भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। अब देखो अगर हम नागरहोल की बात करूँ ना, तो ये कहाँ मिलेगा हमें, कौन सी स्टेट के अंदर, कर्नाटका के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया बन जाता है फॉर, मतलब टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, उनके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ पे चलता है। इससे पहले इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम नागरहोल टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। अब एक बात ध्यान में रखना कि ये टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो टाइगर्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, इनको काफी मूव करना पड़ता है। तो एक तरह से जो वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ईस्टर्न घाट्स की तरफ बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, तो एक क्रिटिकल कनेक्टिंग हैबिटेट बनता है। सर समझ नहीं पाए, देखो ये रहा नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये रहा ब्रह्मगिरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर आपने देखने को मिलेगा क्या, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। तो एक तरह से ना एक कनेक्टिंग हैबिटेट हुआ या नहीं हुआ, द आंसर इज यस, बिल्कुल हुआ। टाइगर्स और एलिफेंट्स के लिए कनेक्टिंग हैबिटेट बना, वेस्टर्न घाट से ब्रह्मगिरी से चलते चलते अकॉर्डिंगली बीच में नागरहोल आया, एंड फाइनली ईस्टर्न घाट वाली साइड हम मूव कर सकते हैं थ्रू द बंदीपुर टाइगर रिजर्व। बहुत अच्छा एरिया है, मैं खुद भी कुछ साल पहले गया था तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व, तो काफी अच्छा यहाँ पे आपको कभी जा सकते हो, ठीक है। तो फ्लोरा का अगर हम देखें तो यहाँ पे मोस्टली मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फौना की बात करें तो टाइगर हो गया, लिपर्ड एशियाटिक हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, किसी ने लिखा था सर एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन डिस्कस करो, तो बिल्कुल सारे एक एक करके वो डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं डुगोंग की, कि डुगोंग एक मैमल इंडिया में फाउंड किया जाता है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनके रिगार्डिंग करेक्ट है। देखो पहले तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ डुगोंग की, ये रही डुगोंग, ठीक है। डुगोंग को ना दरअसल में सी काउ के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान में रखना कि सी काउ तो चलो बोलते हैं, ये क्या है, एक हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है, ये हर्बीवोरस मैमल है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लंबी होती है, ठीक है, और काफी भारी होती है। सर कितनी भारी, ये होती है 300 केजी, बहुत भारी होती है, ठीक है। नॉर्मली इसकी अगर हम लाइफ देखें ना, तो 65 टू 70 ईयर्स के करीब इसकी लाइफ होती है। सर इंडिया में कहाँ मिलती है, देखो इंडिया में प्राइमरीली जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया हो गया,
ठीक है, जो गल्फ ऑफ कच्छ में भी देखने को मिल जाएगी आपको, जो पाक बे गल्फ ऑफ मन्नार के पास नहीं है पाक बे, और साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ना देखो, जो ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश, वहां पर भी ये हुआ करती थी, पर अब वहां पर नहीं है, ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर हुआ करती थी ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में, अब यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके साथ ही इसका IUCN स्टेटस क्या है, दैट इज वल्नरेबल। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी हमने इसको शेड्यूल 1 के अंदर डाला गया है। तो इस तरह की चीजें आपको अच्छे से इसके रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर, क्या ये सर हर्बीवोरस मेराइन एनिमल है? बिल्कुल, ये बात ठीक है, अभी डिस्कस किया था मैंने। दूसरा, क्या एंटायर कोस्ट, पूरे इंडिया के पूरे कोस्ट पे देखने को मिलती है? नहीं, बताया ना, पाक वे हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है, लीगल प्रोटेक्शन है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंदर, द आंसर इज बिल्कुल करेक्ट। तो ये बात होगी इसके रिगार्डिंग, और आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 ओनली। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देखो, ओपेक के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कंट्रीज को बोला है कि आप भैया ऑयल में भी इन्वेस्ट करो। दरअसल में हो क्या रहा है ना, कि हम आगे बात कर रहे हैं कि फ्यूचर एनर्जी नीड्स में, राइट, हम क्लाइमेट पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनका मानना है कि क्लाइमेट पॉलिसीज के अंदर ना हमने ऑयल को बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया है। ठीक है, दरअसल में इन्होंने बोला है कि हम क्लीन फ्यूल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे, पर हम चाहते हैं कि जो फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि हम एमिशंस को कम करें, ना कि हम ऐसा सोचे कि नहीं हम फ्यूल ही हटा दें एक तरह से, नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा इनके द्वारा यहाँ पे बात करी गई है। तो हमें ओपेक के बारे में समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो नाम से ही सर क्लियर हो गया, ये बेसिकली उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो मेजरली क्या है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। तो एक तरह का परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आपस में गवर्नमेंट्स आप में डिस्कस करती है। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1960 के अंदर बाय 5 कंट्रीज, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। इसके हेडक्वार्टर्स आपको वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिल जाएंगे। एक बात ध्यान में रखना कि ऑस्ट्रिया ना खुद ओपेक का मेंबर नहीं है, आज के टाइम पर भी नहीं है, ठीक है, पर इसके हेडक्वार्टर जरूर यहाँ पर है। अब सर ये बनी क्यों ऑर्गेनाइजेशन? देखो खुद सोचो, मैं इकोनॉमी ना कैसे चलती है, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है। अगर डिमांड और सप्लाई आपस में मैनेज हो पाएंगे, मैच हो पाएंगे, तभी उसके प्राइसेस स्टेबल रह पाएंगे। पर अगर आप खुद सोचो, मान लो कि ईरान ने ना बहुत ज्यादा ऑयल की सप्लाई कर दी, तो क्या होगा, उसके प्राइसेस नीचे आ जाएंगे ऑयल के मार्केट के अंदर। मान लो किसी ने, कुवैत ने बहुत ज्यादा सप्लाई कर दी, तो वही सेम चीज हो जाएगी, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। पर अगर आप खुद सोचो कि ये सारे अगर मिलकर सोचें कि कितना सप्लाई करना है मार्केट के अंदर, कितना ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें, तो डेफिनेटली प्राइस को मैनेज किया जा सकता है। तो यही काम है ओपेक का। पहले स्टार्टिंग में कितनी कंट्री थी, जब स्टार्ट हुई 1960 के अंदर 5 कंट्रीज, फिर धीरे धीरे और कंट्रीज ज्वाइन करती गई, बीच में छोड़ा भी है कईयों ने, पर आज के टाइम पर वो 5 के साथ साथ 8 और मेंबर्स हैं। तो आज के टाइम पे टोटल कितने हो जाएंगे, 13 मेंबर्स। इसमें कौन आ गया, अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया एंड यूएई। ये 8 कंट्रीज अलग से हैं, तो टोटल 13 मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। काम क्या है, ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज रखना, पेट्रोलियम पॉलिसीज को हम एक तरह से कोऑर्डिनेट करके चलें। इसके साथ ही ना एक और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओपेक प्लस। सर ये क्या है, यहां पर ना क्या होता है, ओपेक के अलावा कुछ और कंट्रीज हैं, जैसे 10 और कंट्रीज हैं, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यहाँ पे रशिया। उसके साथ ही मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, सुडान, ओमान। तो टोटल यहाँ 23 कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं, जो भी यही बात डिस्कस करती है कि क्रूड ऑयल हम कैसे सेल करें। दरअसल में ये वो कंट्रीज जो ओपेक के सारे प्रिंसिपल के साथ एग्री नहीं करती, पर ये भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। आप सोच रहे होंगे सर इंडिया मेंबर क्यों नहीं है इनका? देखो नाम देखो ना, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्या आपको लगता है इंडिया पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है? नहीं करता ना, तो कैसे इंडिया मेंबर हो पाएगा? ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, बट ठीक है, मुझे पता है किस लोगों के आया होगा, डोंट वरी। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से सीखा करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में पढ़ी। ये मैं 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जिन पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। कल जो 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनका क्विकली मैं आंसर दे देता हूँ। एक्चुअली आंसर कम देता हूँ, मैं रिवाइज ज्यादा करवाता हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, फॉर्मूला ई पढ़ा था ना, ई का मीनिंग क्या था, इलेक्ट्रिक कार्स के साथ था। तो क्या ये मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है इलेक्ट्रिक कार्स के रिगार्डिंग? द आंसर इज यस। फर्स्ट डीएवी स्कूल, कल स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हमने अच्छे डिस्कशन करी थी, तो पहला डीएवी स्कूल 1886 में ही एस्टेब्लिश हुआ था, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सप्त कोटेश्वर टेम्पल क्या महाराष्ट्र के अंदर है? द आंसर इज फॉल्स। याद करो, हमने इसकी, मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी, ये आया है गोवा के अंदर। दयानंद सरस्वती जी के बारे में, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा के अगेंस्ट थे? नहीं भैया, उन्होंने धर्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कर्म का कॉन्सेप्ट,
री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट इनके वो फेवर में थे, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। पांचवा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 क्या नई दिल्ली में हुआ है? ये भी सर फॉल्स है। सर फिर कहाँ हुआ है? ये हुआ है लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीज हमें देखने को मिली है। तो ये हो गए कल के पांचों क्वेश्चंस के आंसर। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स को ज्वाइन करके वहां से आप इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम अगर ज्यादा लग रहा है वीडियो का, प्लीज वो वाला पार्ट स्किप कर देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स और मैपिंग प्रैक्टिस। आपका प्रीलिम बूस्टर उतने ही टाइम का रहेगा जितना वो पहले ही करता था, बट ट्रस्ट मी ये सारी चीजें आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आने वाले प्रीलिम्स के लिए, इसीलिए मैं आपके भलाई के लिए ही लेकर आया हूं। बट अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो वो आपके ऊपर है, आप डेफिनेटली उन पार्ट्स को स्किप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।